इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी सम्राट मंत्रिमंडल के संभावित मंत्री कौन कौन हो सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर होगी ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा, ये आपको बताएंगे। और तीसरी खबर आपको बताएंगे झारखंड की सियासत बदलने वाली है क्योंकि एक पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है। और चौथी खबर आपको बताएंगे गुरुजी का अटेंडेंस वाला गड़बड़ झाला समझिए। इन सभी खबरों के मायने समझेंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की करते हैं। पटना से बड़ी खबर है, एक अड़े मार्ग का नाम बदल दिया गया है। लोक सेवक आवास के नाम से अब सीएम आवास जाना जाएगा। लोक सेवक आवास नाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये आवास आवंटित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एक अणे मार्ग जो कि मुख्यमंत्री का आवास रहा है, यानी मुख्यमंत्री को ये अलॉट होता है। इससे पहले इसका नाम एक अणे मार्ग था, लेकिन सम्राट चौधरी को ये बंगला अलॉट होने से पहले इसका नाम बदल दिया गया है। यानी अब एक अणे मार्ग जो है वो लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। तो अब नाम में बदलाव क्यों किया गया है, इसे भी समझ लेते हैं। यानी एक अणे मार्ग का नाम बदलने के मायने अब आपको समझा देते हैं। देखिए, पटना का एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री आवास है। अब तक ये मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का आवास था, लेकिन अब ये नए सीएम सम्राट चौधरी का आवास हो गया है। अब एक अणे मार्ग लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। कुछ दिन पहले सरकार ने सरकारी भवनों के नाम बदले थे। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया था, आपको याद होगा। राज्यों के जो राजभवन है उनके नाम भी बदल दिए गए। राजभवन को हटाकर लोक भवन किया गया, तो केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कर दिया गया है। और उसी तर्ज पर एक अणे मार्ग का नाम भी पटना में बदल दिया गया है। यानी कि अब एक अणे मार्ग नहीं, बल्कि आप इसे लोक सेवक आवास के नाम से जानेंगे। यानी सम्राट चौधरी के सीएम आवास लोक सेवक आवास कहा जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एक तरफ बीजेपी बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई। तारीख है 7 मई, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसे लेकर भव्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 3 मंच होंगे। एक मंच जो होगा जिसमें मुख्य रूप से जो बड़े चेहरे होंगे, बड़े नेतृत्वकर्ता जो हैं वो रहेंगे। दूसरे पे जो तमाम विधायक जो हैं और तमाम जो एमएलसी हैं और अन्य गणमान्य लोग जो रहेंगे वो दूसरे मंच पर रहेंगे। जबकि तीसरा एक मंच जो बन रहा है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है। एक तरफ जहां गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की जा रही है, वहीं पटना बीजेपी दफ्तर में भी मंगलवार दोपहर को पहले पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद रहे। इस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई तरह की रणनीति बनाई गई है। 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें बिहार एनडीए के सभी नेता, केंद्रीय मंत्री, साथ में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस मंत्रिमंडल विस्तार में रहने वाले हैं। खबर है
कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों से मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर होगी। दोनों ही दल से 16-16 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू कोटे से मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। वहीं गठबंधन के अन्य 3 सहयोगी दलों को 4 मंत्री पद मिलेंगे। यानी मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पिछली सरकार वाला ही होगा, जिसकी तस्दीक चिराग पासवान भी कर रहे हैं। जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते हैं। जातीय समीकरण के अनुसार मंत्रिमंडल में 1 या 2 नाम बदले भी जा सकते हैं। किसको रखना है न रखना है ये हमने बात नहीं कही है, सब उन्हीं पर छोड़ दिया है कि जो आपको उचित बुझाए वो करें। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सम्राट कैबिनेट में पुराने और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में कैबिनेट विस्तार की जोर शोर से तैयारी चल रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि इस नए कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे। तो देखिए, बीजेपी के 16 मंत्री जो हैं वो इस कैबिनेट में शामिल होंगे और जेडीयू के 16 मंत्री होंगे। मतलब बीजेपी और जेडीयू का जो रेशियो है वो बराबर ही रहेगा, 16-16 मंत्री होंगे। जेडीयू के 16 मंत्री, तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी को पहले की तरह ही 2 मंत्री पद, आरएलएम और हम के कोटे से 1-1 मंत्री बनेंगे या बन सकते हैं। अब मंत्रिमंडल का फॉर्मूला सामने आ चुका है, तो ऐसे में अब सबके मन में सवाल ये कि आखिर मंत्री पद की रेस में कौन कौन से नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। चूंकि बीजेपी इस बार ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है, बीजेपी के सम्राट चौधरी सरकार के मुखिया हैं, तो ऐसे में पहले बीजेपी कोटे के संभावित मंत्रियों की लिस्ट आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का। इसके अलावा बंगाल में जमीन पर बीजेपी की जीत की पटकथा लिखने वाले बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम है। दूसरे नंबर पर माना जा रहा है इनका नाम। इसके अलावा पूर्व कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व खेल मंत्री शशि सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद का नाम मंत्री बनने वालों की रेस में चल रहा है, जिनके चेहरे भी हम आपको दिखा रहे थे। इसके अलावा बीजेपी कोटे से कुछ और नाम हैं जो मंत्री पद की रेस में हैं। ये नाम है संजीव चौरसिया का, ये नाम है नीतीश मिश्रा का, ये नाम है मनोज शर्मा का और इनके अलावे जनक राम या फिर संगीता कुमारी में से कोई एक मंत्री बन सकता है। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का नाम चल रहा है। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी इस रेस में है। लेसी सिंह का नाम भी इसमें चल रहा है। मदन सैनी का नाम भी इस लिस्ट में है। जमा खान का नाम इसमें है। सुनील कुमार का नाम भी इस लिस्ट में चल रहा है। शीला मंडल हो गई, रत्नेश सदा हो गए, बूलो मंडल जेडीयू के नेता और जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा का नाम भी इस लिस्ट में चल रहा है। इसके अलावा कुशवाहा जाति से जयंत राज या फिर भगवान सिंह कुशवाहा में से किसी एक को मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। तो नई सरकार, नया मंत्रिमंडल, इसे आप समझिए। जेडीयू कोटे के संभावित मंत्री की बात कर रहे हैं तो निशांत की टीम से भी 3-4 मंत्री बन सकते हैं। निशांत की टीम मतलब युवाओं की टीम, जो नई पीढ़ी की टीम जेडीयू में बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं एलजेपी-आरवी चिराग पासवान की पार्टी की। तो इनके कोटे से 2 संभावित मंत्री बन सकते हैं, संजय सिंह और संजय पासवान। ये पहले से भी कैबिनेट में शामिल थे और इस बार भी शामिल हो सकते हैं। हम कोटा से बात कर लेते हैं। संभावित मंत्री जो है संतोष सुमन, जितन राम मांझी के बेटे, वो बन सकते हैं क्योंकि पहले भी ये इस कैबिनेट में शामिल थे। और उसके बाद आरएलएम से यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से संभावित मंत्री जो हैं दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बन सकते हैं। तो ये संभावित मंत्रिमंडल फॉर्मूला है जिसमें हमने आपको लिस्ट भी बता दी कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन 7 मई को पूरी जानकारी मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल काफी तेज है। एलजेपी-आरवी सांसद अरुण भारती कल सीएम से भी मुलाकात करने वाले हैं। संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी। सम्राट चौधरी से अहम बैठक
तय हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सरगर्मी बढ़ती हुई दिख रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं बल्कि साजिश से हारे हैं। अब ममता ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग असली विलन है। उसने बीजेपी के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी है। मैं इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। अब सवाल है, क्या ममता बनर्जी सच से भाग रही हैं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। टीएमसी की करारी हार हुई। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से हार गई। शुवेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था। इस बार उनके गढ़ भवानीपुर में ही पटखनी दे दी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं, हराया गया है। मेरा राजभवन जाने का कोई प्लान नहीं है। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ मीडिया के सामने आई, आरोप लगाया, हम हारे नहीं हैं, हमसे 100 सीटें लूटी गई हैं। हम बीजेपी से नहीं हारे, हमें हराया गया है। चुनाव आयोग ने एक तरफा कार्रवाई की है। अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। एक तरफ सियासत जारी है, दूसरी तरफ बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी भी जा सकते हैं। सवाल है कि क्या चोरी और झूठ का नैरेटिव गढ़कर ममता बनर्जी सच से भाग रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ममता बनर्जी का आगे बहुत बड़ा बयान, और ऐसे में अब कई सवाल जो हैं वो भी उठ रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं और इस बयान के मायने क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। आइए अब आप खबर को समझ लीजिए। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी चुनाव हार गई है। बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने जा रही है। अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो जान लीजिए। ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें हराया गया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर हमारी 100 सीटें लूटी है। मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर बंगाल में क्या होगा। तो आपको बता दें कि राज्यपाल के पास संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 164(1) के तहत वो बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और क्या क्या ऑप्शन इसके अलावा हो सकता है वो भी आप समझ लीजिए। पहला तो जैसा कि आपको हमने बता दिया कि बर्खास्तगी, बहुमत खोने के बाद यदि सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें सीधे बर्खास्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है विधानसभा का स्वचालित विघटन। 17वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही विधानसभा भंग हो जाएगी और ममता बनर्जी का कार्यकाल जो है वो कानूनी रूप से स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? फ्लोर टेस्ट का ऑप्शन। राज्यपाल सदन में बहुमत साबित करने का आदेश भी दे सकते हैं। टीएमसी के पास नंबर है तो फ्लोर टेस्ट में विफल हो जाएगी। बहुमत दल को आमंत्रण मिलेगा। राज्यपाल चुनाव आयोग से परिणामों की पुष्टि कर बीजेपी वाले दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। और अगर ये सब भी नहीं हुआ तो चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन। यदि ममता बनर्जी संवैधानिक तंत्र में गतिरोध पैदा करती हैं तो राज्यपाल इसे संवैधानिक विफलता मानकर केंद्र से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक नियंत्रण
राज्यपाल, मुख्य सचिव और नौकरशाहों को निर्देश दे सकते हैं कि वे निवर्तमान मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन ना करें, जिससे उनकी प्रशासनिक शक्ति शून्य हो जाएगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी आगे इस पर क्या फैसला करती हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। सवाल है, क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद बीजेपी का फोकस अब झारखंड पर जाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने झारखंड में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दे दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बीजेपी नेता अजय आलोक ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अजय आलोक ने असम की जीत का जिक्र करते हुए जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, असम में जिस तरह से कांग्रेस की लंका में आग लगी है, उसके सूत्रधार बधाई के पात्र हैं। अजय आलोक ने प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर के मार्ग में झारखंड का बांध अब जल्द ही टूटने वाला है। अजय आलोक के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। जेएमएम ने हमला बोलते हुए कहा, झारखंड के बांध की नहीं, बिहार में जो पुल टूटा है उस पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा बांध है, कब खत्म होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल वहाँ जो पुल टूट रहा है ना, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे अजय आलोक जी तो ज्यादा बेहतर है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस और आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा, चुनाव सभी पार्टी अपने ढंग से लड़ती है। जेएमएम के पास अपना वोट है और इसी वोट को असम में हासिल किया। अजय आलोक के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा, निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के इस पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है कि क्या झारखंड में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। झारखंड पर अजय आलोक के बयान के मायने क्या हैं, वो आपको बताते हैं। तो असम की जीत के बाद अजय आलोक ने एक पोस्ट किया। अजय आलोक ने प्रतीकात्मक तरीके से कांग्रेस पर तंज कसा। अजय आलोक ने लिखा है कि असम में कांग्रेस की लंका में आग लगी है, उसके सूत्रधार बधाई के पात्र हैं। गंगोत्री से गंगा सागर के मार्ग में झारखंड का बांध अब जल्द ही टूटने वाला है। अजय आलोक के बयान को समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि देश में कहां-कहां बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है। सबसे पहले आपको बताते हैं, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, यानी कुल 22 राज्य हैं। अब झारखंड पर अजय आलोक के बयान को समझिए। गंगोत्री से गंगा सागर तक एनडीए की सरकार है। बंगाल में टीएमसी की सरकार का किला ढह चुका है। अब मार्ग में सिर्फ एक राज्य जो कि झारखंड आता है, जहां विपक्ष की सरकार है। अजय आलोक ने लिखा कि गंगोत्री से गंगा सागर के मार्ग में झारखंड का जो बांध है वो भी बहुत जल्द टूटने वाला है। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। झारखंड में सियासी सुनामी आने वाली है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अजय आलोक का बयान इशारा है या दावा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या सत्ता का बांध यहां टूटने वाला है। सवाल ये, क्या झारखंड में भी बदलने वाला है पूरा सियासी खेल। तो इसे समझने के लिए और इसे देखने के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अजय आलोक के इस पोस्ट ने बवाल जरूर मचा रखा है। इसी के साथ